लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बंगाल में वादों के घमासान की। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग छिड़ी है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। घोषणा पत्र के जरिए लोगों का दिल जीतने की पूरी कोशिश की गई है। टीएमसी के बाद बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल दिया। अमित शाह ने रविवार को घोषणा पत्र जारी किया, जिसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र का नाम दिया गया। संकल्प पत्र में टीएमसी को मात देने के लिए हर दांव आजमाया गया। ओबीसी में कई जातियों को शामिल करने के साथ ही महिलाओं और किसानों को लुभाने की भी पूरी कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी उन मुद्दों को भी संकल्प पत्र में शामिल किया है उसने, जिन्हें लेकर बीजेपी शुरू से ही ममता सरकार पर हमलावर रही है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा कि सरकार बनने के बाद सीएए को लागू किया जाएगा, जबकि टीएमसी शुरू से ही सीएए का विरोध कर रही है। बीजेपी ने राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाती रही है। संकल्प पत्र में इस बात का भी वादा किया गया कि हर त्योहार बेरोक टोक मनाया जाएगा, कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। बंगाल में बीजेपी इस मुद्दे पर ममता को घेरती नजर आती है और तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। इसके अलावा बीजेपी ने और भी तमाम वादे किए हैं। सवाल यह है कि किसके वादों में कितना दम है, जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी, चुनाव में घोषणा पत्र की कितनी भूमिका है, क्या लोक लुभावन वादे कर चुनाव जीतना आसान हो जाता है, वादों पर कौन पड़ा किस पर भारी, आज यही विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में सियासी घमासान, बीजेपी और टीएमसी का दांव। लोक लुभावन वादों से आस, किस पर करेगी जनता विश्वास। पश्चिम बंगाल का रण जीतने के लिए टीएमसी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वार पलटवार के साथ जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए गए हैं। टीएमसी के बाद बीजेपी ने भी अपना चुनावी पिटारा खोल दिया है। कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में टीएमसी से बेहतर कर दिखाने की कोशिश की गई। दोनों के घोषणा पत्र में बढ़ चढ़ कर दावे किए गए हैं। मसलन टीएमसी का विधवा पेंशन 1000 रुपए देने का वादा, बीजेपी ने 3000 रुपए देने का वादा किया है। टीएमसी ओबीसी में महेश, तामुल, तिली, शाह को आरक्षण देगी, जबकि बीजेपी भी ओबीसी सूची में महिष, तेली और अन्य हिंदू समुदाय को जोड़ेगी। टीएमसी छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना देगी, बीजेपी का भी किसानों को 10,000 रुपए देने का वादा। टीएमसी ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवार को सालाना 12,000 रुपए देगी, बीजेपी दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 3 से 5,000 तक आर्थिक मदद देगी। टीएमसी छात्रों को क्रेडिट कार्ड देगी, जबकि बीजेपी का केजी से पीजी की छात्राओं की पढ़ाई फ्री देने का वादा है। टीएमसी का 25 लाख घर बनाने और हर घर साफ पानी का वादा। वहीं बीजेपी ने 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला फंड बनाने का ऐलान किया है। टीएमसी सामान्य वर्ग के परिवारों को सालाना 6,000 रुपए देगी, वहीं बीजेपी बंगाल में 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। बीजेपी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहली ही कैबिनेट में लागू करेगी, जबकि ममता सीएए को लागू नहीं करने की बात कहती आई हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत हर शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपए हर साल देने का वादा भी किया है। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात भी कही गई है। बीजेपी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा भी देगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा है कि हर त्योहार बेरोक टोक मनाया जाएगा, कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। बंगाल में बीजेपी इस मुद्दे पर ममता को घेरती रही है और तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। बीजेपी ने राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर भी बीजेपी टीएमसी पर हमलावर रही है। जाहिर है इस चुनाव में जाति, धर्म और विकास के वादों से बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन देखना होगा कि जनता इन वादों पर कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज असल में इन्हीं
दावों की हकीकत समझने की कोशिश करेंगे, आखिर किसमें कितना है दम और किसके वादे और घोषणाएं जनता के दिल में उतरने का मादा रखती हैं। मेरे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं संजय सरकार तृणमूल कांग्रेस से, कौस्तुभ बागची मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या अलग था जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है? आपके वायदों में कितना दम है सर? पश्चिम बंगाल के लोग आपके मैनिफेस्टो के साथ क्यों चलें? देखिए, आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज इतिहास में जिस तरफ से कलंक के दिन है, उस हिसाब से मैं आज के दिन में आप मेरे को मौका दिया। आज के दिन में मतलब 1739 साल में नजीर शाह ने दिल्ली दखल किया था, सोना जहरत जितना था तो दखल कर लिया था। आज ही के दिन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बंगाल को 3 फैक्ट्री, गवर्नमेंट को फैक्ट्री बेचने के लिए आज ऐलान कर दिया। कौन से है? ब्रिज एंड रूट सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन में है। बंगाल फार्मास्यूटिकल, बंगाल फार्मास्यूटिकल और ये आपको बंगाल फर्टिलाइजर फार्मास्यूटिकल, और तीसरे जो है दुर्गापुर एलॉय स्टील। तीनों को आज इसको प्राइवेटाइजेशन करके बेचने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को वादा कर दिया है। ठीक है, सबसे बड़ा कलंकित दिन आज के 1739 के बाद में 2021 का आज ही का दिन 22 मार्च के दिन में कलंक का सबसे बड़ा दिन है। हेलो, हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही मेरे, लेकिन आपकी आवाज बहुत एक से आ रहा है। तो सबसे बड़ा मैं मामला को जगह में आज हम रहते थे, तो हम आज हम पार्लियामेंट से सदस्य रिजाइन करके बंगाल आ जाता था। बंगाल का नीति में हम लड़ते थे। आज जिस तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल का जितना बड़ा इंडस्ट्री, पहले जेसो को खा लिया, बांड फैक्ट्री को खा लिए हैं, फिर आज के तारीख में सिर्फ ब्रिज एंड रूट के ले लिए हैं, बंगाल केमिकल और फर्टिलाइजर को खा लिए हैं, दुर्गापुर एलॉय स्टील जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टील के अंडर में जो पंचायत है उसको भी खा लिए हैं। सबसे बड़ा बात है, बंगाल को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को षड्यंत्र रच रहे हैं और सब कुछ बेच दे रहे हैं। क्यों? पीपीपी मॉडल करके इसको चलाने। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अब मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए ना सरकार। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए संजय जी। मैं ये जान रहा था कि आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या खास है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है? जो बातें आपने कही है बीजेपी ने वही कही है लगभग। नहीं, मैंने जो कन्यास्त्री के बारे में बोला है, और दूसरे नंबर बात है जिसको रोजगार नहीं है एसटी में और जनरल पब्लिक में, वो दोनों को मुद्दा हमने यहाँ पर मैनिफेस्टो में रखा है। दूसरे नंबर बात है, हम हर गरीब को देखिए, हम लोग तो लगभग 94 लाख आदमी को नौकरी दे चुके हैं बंगाल सरकार की तरफ से। अच्छा। दूसरे नंबर बात है, 1 लाख ग्रामीण रास्ता हम लोग बना चुके हैं और 2 लाख करोड़ आदमी को घर में बिजली पहुंच चुके हैं। 70 लाख बच्ची को आपको मतलब ये कन्याश्री मिल चुके हैं और 70 लाख बच्चे को जुबोश्री मिल चुके हैं। रूपोश्री के लिए जो शादी के लिए जो 25,000 रुपया दिया जाता है वो भी लगभग 8 लाख बच्चों को मिल चुके हैं। और तीसरा चौथा नंबर जो बात है, मैं आपको आज के तारीख में हम बताने चाहते हैं, सबसे बड़ा स्कूल में जो साइकिल दिया गया है, हर घर में संजय जी रोजगार की आप बात करते हैं ना संजय जी, रोजगार की आप बात करते हैं तो एक आंकड़ा मेरे पास है सर आप ही का। 2011 में जब टीएमसी प्रचार कर रही थी तब उसने राज्य में 10 लाख नए रोजगार देने का वादा किया। 2016 में जब आप प्रचार कर रहे थे तो 5 लाख नए रोजगार देने का वादा किया। लेकिन आप ही की पश्चिम बंगाल की सरकारी वेबसाइट है, सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल की सरकारी वेबसाइट है जो कहती है कि पिछले कुछ सालों में 2 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हो गई और उनकी जगह संविदा पर लोगों को रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा गया। और सरकारी नौकरियों पे जो 4,000 करोड़ रुपए खर्च करती थी अब मात्र 2,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। सर नौकरियां खत्म हुई हैं, रोजगार छिना है लोगों का, ये आपकी वेबसाइट बताती है। 542 नहीं, एक चीज बता रहा है, मैंने 10 लाख आदमी को ऑर्डर किए थे, हमने 9,40,000 आदमी को ऑलरेडी नौकरी दे चुके हैं, चाहे होमगार्ड हो, सिविक वॉलंटियर हो, गवर्नमेंट में हो, टीचर में हो, हमने तो दे चुके हैं। आप जो बता रहे गवर्नमेंट के बारे में, जो 2 लाख बहाली के जो बारी बोला, अभी जो सरकारी जो टीचर है इसके लिए जो बात हो रहे हैं वो तो देखिए कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। अभी बीच में भी हम लोग को कुछ जब भी कुछ नौकरी का नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट और विकास भट्टाचार्य एक लॉयर है, जाके हाई कोर्ट में केस लड़ देता है, केस कर देता है और केस होने के बाद में क्या होता है मालूम, जो होते हैं ना सब भी डिले प्रोसेस में चला जाता है, सब कुछ डिले प्रोसेस में चला जाता है, ये आपको मालूम है। सबसे बड़ा बात है बंगाल में आज के तारीख में सबसे बड़ा आदमी पूरा भारत के आदमी आज महंगाई के तौर पे इतना झेल रहे हैं, जहाँ पर आदमी को घर में रसोई में गैस जलाने के लिए भी उनको पास में दिक्कत हो पैदा हो चुका है।
ये मुद्दा होना चाहिए। और रोजगार के बारे में अगर गुजरात मॉडल आप अगर दिखाएंगे, टीचर को बहाली करता है उसके लिए दिया जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के लिए दिया जाता है। और दिन में गुजरात में गांधीनगर पे एक बच्चे खाने का कीमत है 150 रुपया। और अब नौकरी के बाद बोलेंगे यूपी में 25,000 होमगार्ड को फिलहाल 5 दिन पहले उसको निकाल दिया गया है। त्रिपुरा में 10,000 टीचर को पिक आउट कर दिया है। आपको बंगाल की बात करिए संजय जी, बंगाल की बात करिए। ठीक है, ठीक है। रोजगार को लेके मेरे पास और आंकड़े भी है, रोजगार को लेके मेरे पास और आंकड़े भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ रहिए। कौस्तुभ बागची भी जुड़ रहे हैं, कौस्तुभ बागची कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। कौस्तुभ भाई, असल में अब इस रण में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपके मैनिफेस्टो में क्या शामिल होने जा रहा है? नहीं, हमारे जो मित्र है ना तृणमूल से, जो अभी इसने मतलब बहुत कुछ बोले रोजगार के बारे में, मतलब अगर रोजगार का हाल इतना अच्छा रहता तो ममता बनर्जी को अपने मैनिफेस्टो में 500 रुपए महीने में देने की बात नहीं करनी पड़ी। ये एक भिक्षा के तौर पे पश्चिम बंगाल की जनता को ऐसे नीचा दिखाया गया इस माध्यम से। तो इस चीज की नौबत नहीं आती अगर पश्चिम बंगाल में रोजगार इतनी अच्छी रहती थी, बेरोजगारी की इतनी हाहाकार नहीं रहती। असल में पश्चिम बंगाल की स्थिति 2011 के बाद ऐसा है, ममता बनर्जी बहुत सारे इंटरनेशनल समिट कर चुकी है, उसमें अच्छा फोटो सेशंस हुआ है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ फोटो सेशंस वगैरह सब कुछ हुआ है, बहुत बड़ा बैनर लगा, होर्डिंग्स लगे पूरे कलकत्ते में। लेकिन असल में हुआ कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में हमारे जो यहाँ में तृणमूल के जो मित्र हैं, मैं उनको ओपन चैलेंज करके बोलता हूँ, एक ऐसा कुछ बड़ा इंडस्ट्री का नाम, 5 इंडस्ट्री का नाम वो बता दे जो पश्चिम बंगाल में दीदी के कार्यकाल में हुआ। संजय सरकार लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। सर, संजय सरकार डिरेल नहीं। संजय सरकार, आप जब बोल रहे थे तब कौस्तुभ चुप थे ना? संजय सरकार जब आप बोल रहे थे तो कौस्तुभ चुप थे ना? जब आप बोल रहे थे कौस्तुभ चुप थे, तो चुप रहिए सर। कौस्तुभ प्लीज म्यूट कीजिए। इन लोगों को तमीज नाम की कोई चीज है नहीं, आप पर्सनल मत होइए। चलिए बोलिए कौस्तुभ, बोलिए प्लीज। तो मेरे को कट कर दीजिए तो भी ठीक है। आप इस तरफ से बात मत कीजिए, चुप रहिए करके। आप एंकर है, निष्पक्ष है, चौथा स्तंभ में बैठे हुए हैं। संजय जी तो चुप रहना पड़ेगा। संजय जी आपको चुप रहना पड़ेगा सर। जब कोई दूसरा बोलेगा तो आपको चुप रहना पड़ेगा। दोनों लोग एक साथ नहीं बोल सकते, दोनों लोग एक साथ नहीं बोल सकते। नहीं सर, दोनों लोग एक साथ नहीं बोल सकते। संजय जी, 2 लोग एक साथ नहीं बोल सकते। वो बीजेपी के नहीं है जो आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस के बोल रहे हैं ना सर। बोलने दीजिए, आप थोड़ी बोलेंगे। हर किसी के बारे में आप नहीं बोलेंगे। संजय जी आप नहीं बोलेंगे। संजय सरकार, आप हर किसी के बारे में नहीं बोलेंगे सर। आपकी आवाज को म्यूट कर दीजिए। कौस्तुभ बोलिए। म्यूट कीजिए। कौस्तुभ आप बोलिए। संजय सरकार, आप बेवजह की बात, ठीक है, आपको शो में नहीं रहना मत रहिए, आपकी इच्छा है सर। ठीक है, कौस्तुभ बोलिए। आपको चैनल में बैठने की इच्छा नहीं है मेरा। कौस्तुभ बोलिए। ये जो भाई साहब है ना हमारे, आप बोलिए कौस्तुभ। ये जो भाई साहब है, पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक जो स्थिति चल रही है, ये भाई साहब को शायद तृणमूल की भी टिकट ना मिला और बीजेपी में गए थे, बीजेपी का भी टिकट ना मिला, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। ऐसा है, पश्चिम बंगाल की जो स्थिति इन्होंने ही जो बताई है, मैं तो हर एक पैनलिस्ट को, तृणमूल का जो सभी बताते हैं ना पश्चिम बंगाल की रोजगारी की स्थिति कैसी है, तो मैं हर एक पैनलिस्ट को एक चीज, एक चुनौती देता हूँ कि आप मेरे को एक भी पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में हुई एक भी कोई बड़ा इंडस्ट्री का नाम आप बता दो जहाँ पे 5,000 से ज्यादा लोगों की एक साथ में नौकरी हुई। कोई नहीं बता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कुछ दिन पहले एक रैली एड्रेस कर रही थी, उसमें ममता बनर्जी बोली कि जो पश्चिम बंगाल की जो जनता है, आप लोग इतना रोजगारी को लेके क्यों चिंता करते हो? आप तो कोई मतलब पकोड़े की दुकान लगा दो, यहाँ पे चाय की दुकान लगा दो, ठेले लगा दो। तो ये उनकी सोच है। हम तो ये कहते हैं जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो और भी कोई कॉलेज हो, मैनेजमेंट वगैरह कॉलेजेस हो, जहाँ की जो छात्र छात्राएं जो हैं, जो पढ़ाई लिखाई जो सब कंप्लीट करके जब कैंपस इंटरव्यू में जब बैठेंगे तो ऐसा दिन हम लोगों को देखने मिलेगा। एक सवाल का जवाब आपको भी देना पड़ेगा ना कौस्तुभ। सिर्फ दूसरों की खामियां गिना के, उनकी असफलताएं गिना के काम नहीं चलेगा। आपको अपना ब्लूप्रिंट भी बताना पड़ेगा कौस्तुभ। अरे आप तो बोलने दीजिए, पहले आपका जो सवाल था मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आइए ना सर, इतना लंबा जवाब नहीं सर, सवाल का पहले दीजिए जवाब सर। बीच में मत टोकिए, कोई अगर बोल रहा है तो बोलने दीजिए। कौस्तुभ ऐसे नहीं, डिबेट आपके हिसाब से नहीं चल पाएगी ना, सवाल का जवाब पूछना पड़ेगा कौस्तुभ आपसे।
नहीं बिल्कुल, मैं तो हाँ। एक चीज बोल रहा हूँ, आप तो सेंटेंस तो खत्म करने दो। हो गई सर, वो बात समझ गया मैं आपकी, मैं आपकी नहीं, बात समझ गया। मैं तो आपके अनुसार नहीं बोलूंगा, कौस्तुभ, मैं तो आप मेरे को डिक्टेट नहीं करोगे मैं कि डिक्टेट कैसे नहीं कर बोलूंगा। रहा हूं, लेकिन आपको सवाल का जवाब तो नहीं, देना आपको पड़ेगा ना। नहीं एक बिल्कुल पहले नहीं, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप मेरे को डिक्टेट मत करो। नहीं, पहले आउट तो ऑफ आप ट्रैक मेरे को नहीं जाएंगे dictate ना मत करो। कौस्तुभ, आप आउट ऑफ ट्रैक नहीं बिल्कुल जाएंगे मत dictate करो कौस्तुभ, आप। आउट ऑफ बिल्कुल ट्रैक नहीं मत जाएंगे, dictate करो। आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे आप। बिल्कुल ट्रैक डिबेट हाईजैक नहीं करेंगे सर, डिबेट हाईजैक नहीं करेंगे कौस्तुभ, डिबेट हाईजैक नहीं करेंगे। आपको उतना सुनने का धैर्य रखना चाहिए। धैर्य देख लिया, मैं पहले किसको- सवाल के जवाब में जितना समय आपको देना चाहिए था मैंने दे दिया। मुझे आप ये नहीं, बताइए बिल्कुल आपका नहीं। ब्लूप्रिंट अरे, क्या मैं है? कुछ बता रहा हूँ आपको, आप सुन ली, सुनने की वो धैर्य बात सुन ली रखिए। सर, वो बात सुन ली मैंने आपकी। नहीं। आप मुझे बताइए आपका ब्लूप्रिंट नहीं, क्या है? आप क्या जो मेरा जवाब है आपके हिसाब से आप लोगे? मैं सुन लिया, जो आपका जवाब नहीं था नहीं, मैंने मेरा सुन लिया। जो जवाब है आपके अपने हिसाब से लोगे या मैंने मैं जो अपने आप हिसाब से सर बताऊं? एक ये सब मत सवाल कीजिए, के सुन जवाब में लीजिए। मैं आपको 1 घंटा नहीं दे सकता। एक नहीं, सवाल मैं के एक जवाब में घंटा मैं आपको 1 नहीं- घंटा नहीं दे सकता। मैं एक सवाल के घंटा जवाब की नहीं सीमा ले है रहा हूं, सर, आप- टाइम फ्रेम है, टीवी में बैठे हैं सर आप। अरे सुन लीजिए ना, बोलिए। आप क्या मेरे को सिखा रहे हैं? बोलिए, आप बोलिए। सुन लीजिए, अपना आपको इतना ब्लूप्रिंट धैर्य बताइए, रखना चाहिए। अगर आप एंकर हो तो आपको धैर्य रखना आप चाहिए। अपना ब्लूप्रिंट बताइए सर, मुझे मत सिखाइए। एंकर हो आप धैर्य रखिए। आप मैं अपना बार-बार ब्लूप्रिंट आपको बोलता हूं, बताइए एंकर हो, कौस्तुभ, धैर्य रखिए। अपना ब्लूप्रिंट बताइए। बताओ मत की। ऐसा है, पश्चिम बंगाल में जो हम तो बोल रहे हैं वो कुछ चीज बोलने के लिए आप रुकिए मत, टोकिए मत। जब बोल रहे हैं बोलने की आप तय नहीं करेंगे, जहां मुझे लगेगा मैं टोकूंगा आपको। बोलिए आप। नहीं, आप मेरे हिसाब से मैं जो जवाब दूंगा आपके हिसाब से आप जवाब नहीं मेरे ही दूंगा। सवाल का जवाब देने के लिए आए मैं हैं ना बिल्कुल सर। आपके हिसाब से सर ये जवाब नहीं आपका दूंगा। चुनावी प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं बिल्कुल आपका ये हिसाब से आपका जवाब चुनावी नहीं दूंगा। प्लेटफॉर्म नहीं है सर, आपको कि जैसे- आप भाषण आपको देंगे और हम जैसे- सुन लेंगे। आपको सर आप जैसे भाषण नहीं लगे दे कि पाएंगे ना मोदी मीडिया के हिसाब कौस्तुभ, से आपको आप जवाब भाषण चाहिए नहीं दे होगा। पाएंगे, आप वैसे आप जवाब भाषण नहीं मिलेगा देंगे आपको। ना, आप सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल के नहीं, जवाब में आपको बहुत लंबा जैसे समय दिया मैंने सवाल आपको। लगेगा, जैसे बोलने लगेगा बस वही आपको सुनने लगेगा। मोदी मीडिया वाली बात लगेगा वो आपको कोई बात नहीं, देगा। आपके इल्जामों से फर्क नहीं पड़ता, कौस्तुभ के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। आप अपनी बात पूरी करिए। असल में ऐसा है, ये जो केंद्रीय सरकार है राज्य सरकार है, ये तो असल में दोनों मतलब कोई भी दिशा इन लोगों के पास है नहीं, ऐसे ही भाग रहे हैं। अब मैं जो बोल रहा था ना, ममता बनर्जी की पकौड़े तलने की बात हो रही है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं पकौड़े तलिए, पिज्जा बनाइए, ये सब चीजें हम जो बोलते हैं। और हमारे जो आज के जो इश्तेहार है, हमारा मैनिफेस्टो में जो है, हम जो बात कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज की हमने बात की, हमने बहुत सारे जोन्स बनाए। किस जोन्स में कौन सी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जैसे कोलकाता में आईटी इंडस्ट्री की बात हो, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंडस्ट्री की बात हो, जैसे दुर्गापुर में हेवी इंडस्ट्री की बात हो, और भी बहुत सारे जगह में वहां पे एमएसएमई की बात हो। ये सब करने के बाद हम जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो पढ़ाई लिखाई जो जानने वाली जो छात्रों छात्राएं हैं, जो सब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके कैंपस इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, उनको ऐसा दिन ना देखना पड़े जैसे कैंपस इंटरव्यू के लिए फलाना कोई चाय की दुकान आता है, फलाना कोई पकौड़े की दुकान आता है। हम कहते हैं ये दिन आप लोगों को देखना ना पड़े। हम जो कहते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई सीखने वाले जो नौजवान है, वो जो पढ़ाई लिखाई जानते भी नहीं, उन लोगों को जो स्किल्ड अनस्किल्ड सभी के लिए हम एक अच्छी सी एक ब्लूप्रिंट कर चुके हैं। और वो हमारे जो इश्तेहार है उसमें दैट इज क्लियरली एनविसाइज किस किस जोन में क्या क्या इंडस्ट्री रहेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी नहीं मिलेगा, तृणमूल का भी नहीं मिलेगा। आपको पता होगा अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय है, वो नोबेल लॉरिएट है, उसको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का। वो गुड इकोनॉमिक्स बैड इकोनॉमिक्स का एक किताब भी वो लिखे हैं। तो उनका जो थ्योरी था उसके आधार पे हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे एक नए नाम का स्कीम हम लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी इंप्लीमेंट करने की हमारा वही पे भी मैनिफेस्टो में था। और पश्चिम बंगाल में उसी से इंस्पायर्ड होकर हम लोग ये कहे कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 20% जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन विच इज अंडर प्रिविलेज, हम उस पॉपुलेशन को मंथली 5,700 रुपए देने की हम लोग एक बात, और वो हम बहुत कैलकुलेशन करके उसका जो फिजिबिलिटी है, इसीलिए हमने 20% की बात की। ममता बनर्जी के जैसे हम लोगों ने ये नहीं कह दिया कि सर सभी काम हो गए, सभी को पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे। ये 20% जो अंडर प्रिविलेज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो अंडर प्रिविलेज है, उन लोगों के महीने की 5,700 रुपए हम देने की बात कर रहे हैं। अब मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपकी बातों पे कोई यकीन क्यों करे? केंद्र में बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, उनकी नीतियां देख रहे हैं, पिछले 10 साल से ममता बनर्जी को देख रहे हैं, उनके अपने दावे हैं। इस बीच में कांग्रेस जिसकी स्थिति वाकई बहुत खराब है पूरे देश में, उस पर यकीन बंगाल की जनता क्यों करेगी?
नहीं, कांग्रेस के चलते मतलब सिलेंडर, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी तब ये स्लोगन उठा था, महंगाई पे पड़ेगी मार, आपकी बार मोदी सरकार। काला धन पे पड़ेगी मार, आपकी बार मोदी सरकार। ऐसे भी सुनने को आया था काला धन हमारे देश में वापस आएगा, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। ऐसा भी सुनने को आएगा कि बेरोजगारी पे पड़ेगी मार, आपकी बार मोदी सरकार। पेट्रोलियम प्राइसेस पे पड़ेगी मार, आपकी बार मोदी सरकार। तो एक भी कम हुआ क्या? मैं आपको बोलता हूँ जो हमारी महंगाई पे क्या मार पड़ी? पेट्रोलियम प्राइसेस पर मार पड़ी। आज एलपीजी गैस तकरीबन 1000 रुपए पर सिलेंडर, और ये बीजेपी के भाजपा के लोग बताते हैं कांग्रेस के समय में भी एक समय 1200 रुपए करके सिलेंडर था। अरे उस वक्त सब्सिडी मिलता था, आप लोग इस लोगों ने सब्सिडी नहीं उठा। तो हम जो बोल रहे हैं ना कि जो महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम प्राइस, ये सभी पे ये लोग जो दावा ठोक के ये पावर में आए थे, एक भी बात ये लोग हकीकत, जमीनी हकीकत ये बताता है कि एक भी उतना जो बात उन्होंने रखा था। ठीक है कौस्तुभ, आपकी बात क्लियर हो गई है। वो लोग पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, हम लोकतंत्र में आप बात कर रहे हैं असल में चुनावी घोषणा पत्र की। मेरे साथ कौस्तुभ बागची जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं। कौस्तुभ, असल में अपनी चीजें समझाना, लोगों तक पहुंचाना, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस पे उतना यकीन शायद लोगों को नहीं है जितना पहले हुआ करता था। नहीं, पश्चिम बंगाल में ऐसा है, पश्चिम बंगाल में तकरीबन 2011 साल के बाद तृणमूल जब पावर में आई, सत्ता में आई, तो उस वक्त से लेके आज तक एक मतलब ममता बनर्जी समथिंग मेजोरिटी से आई थी, ये असल में सही है। तो तब उस वक्त हम भी ममता बनर्जी के साथ में थे उस समय। फिर बाद में जो देखने को मिला, तृणमूल मतलब डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसको बिल्कुल नकार चुका था। पश्चिम बंगाल की हाल फिलहाल में जो भी चुनाव हुए हैं, ये देखने को मिला है पश्चिम बंगाल की जनता अपनी वोट नहीं डाल सकती जी। पश्चिम बंगाल में बहुत डिससेटिस्फेक्शन है, ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक हर एक जगह। और एक चीज है, पश्चिम बंगाल में करप्शन को लेके हाल फिलहाल में ये सब जो बहुत सारे स्कैम्स वगैरह हुए, जैसे नारदा शारदा, ये सब को लेके एक बहुत सारी डिससेटिस्फेक्शन पब्लिक माइंड में रह चुकी। और एक मजे की ये बात है कि पब्लिक जो देख रही है, इसे जो चोरों चक्को जो थे, ये सबको तृणमूल के जो चोरों चक्के थे, ये अब जाके बच जा रहे हैं बीजेपी। बीजेपी यहाँ पे आके पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बात कर रही है, बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला वो लोग बनाएंगे। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो चोरों चक्को तृणमूल में शामिल थे, उसी चोरों चक्को को लेके बीजेपी सोनार बांग्ला बनाएगा? यही हमारा प्रश्न है। और आप एक चीज देखो कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले मोदी जी एक रैली एड्रेस कर रहे हैं, वहां पे मोदी जी बोल रहे थे हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। तो मोदी जी जब ये भाषण दे रहे थे, मंच के पीछे बैठे हुए थे मुकुल राय। ये वही मुकुल राय है जिसको नारदा स्कैम, शारदा स्कैम में सभी में ये आरोपी है। शुभेंदु अधिकारी भी उस मंच पे थे जिसको नारदा स्कैम में टीवी के सामने पैसे लेते हुए देखा गया। बहुत सारे नेता है जिसको टीवी के सामने पैसे लेते हुए देखा गया, वो सब बीजेपी जाके रिवर्स गए। तो ये सभी को लेके असल में क्या परिवर्तन संभव है? पश्चिम बंगाल की जनता असल में ये समझ गई है कि जो बीजेपी है वही कौस्तुभ, मैं यही तो आपसे समझ रहा था, असल में सिर्फ दूसरों की असफलता गिरा के कांग्रेस माइलेज पालेगी या फिर अपनी चीजें भी बताएगी? तो कांग्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस सिर्फ मुद्दे पे, आप ये तृणमूल और बीजेपी का जो चुनाव जो रैली एड्रेस कर रहे हैं ना, आप एक दोनों में देखो, आप सिर्फ देखो धर्म के आधार पे बात हो रही है, तू मैंने का सिलसिला जारी है। उसमें कांग्रेस का जितना भी रैली हो, बात एक रैली में आपको चैलेंज करता हूँ पश्चिम बंगाल में, एक रैली आप दिखा दो जहाँ पे धर्म के आधार पे बात हो रही है। बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम भूखमरी की बात कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल की जो फार्मर्स है उनकी डाउन टाउन कंडीशन की बात कर रहे हैं। आईएसएफ का साथ आना क्या है कौस्तुभ? आईएसएफ का साथ आना क्या है? नहीं, पहले तो आप एक हकीकत समझ ली। ये ऐसा है, आईएसएफ का जो फ्रंट है वो फ्रंट, ये बातचीत हो रही है कि कोई धर्म या मेरुकरण, ये सब कुछ बात हो रही है, पोलराइजेशन। पहले तो आप ये समझ लो आईएसएफ कोई धर्मीय कोई संगठन है नहीं। और कुछ आईएसएफ का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है सिमूल सोरेन, ही इज एन आदिवासी। और आईएसएफ का जो फ्रंट बना है वो 9 आदिवासी और दलित आदमी संगठन को लेके वो फ्रंट बना है। एक प्रॉब्लम ये है कि आदिवासी में ये आईएसएफ में एक नेता है, वो सर में एक सफेद टोपी लगाते,
अभी उसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम है। सर में अगर कोई सफेद टोपी लगा के चलिए, कोई ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की ठीक बात है। करेगा तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है कौस्तुभ, हम ये आपका और आपका भी एक पॉइंट चीज आप क्लियर हुआ। समझ लीजिए। ठीक है, हाँ। संजय सरकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सरकार एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी से हैं। संजय जी, पहले हम जब बात कर रहे थे रोजगार की और बेरोजगारी की, तो इसी साल मार्च के महीने में सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट है जो बताती है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की दर 6.2% है, 6.2% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.5% का है, यानी राष्ट्रीय औसत 6.5% का है, यानी राष्ट्रीय औसत में ये थोड़ा ही कम है। तो अगर बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की बात करें, तो बड़े पैमाने पे आपकी स्थिति केंद्र जैसी ही दिखाई देती है, बीजेपी जैसी ही दिखाई देती है। तो आपके बातों पे यकीन कोई क्यों करेगा? भेज दिया आपको मैं। संजय जी, ठीक ठीक। हेलो संजय जी, ऑडियबल हूं मैं आपके लिए, सुन पा रहे हैं आप मुझको? न, मैं एक्चुअल में मैं वीडियो पर आ रहा, 2 से 3 मिनट में हमारा वीडियो में। ठीक है, तो फिर मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दीपक रस्तोगी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और सक्रिय बंगाल की जनता पर इन मैनिफेस्टो के वादों का असर कितना पड़ेगा सर? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, ये तमाम तरह के ध्रुवीकरण बंगाल में जो हैं वो हर पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन वो ध्रुवीकरण उतना पुरअसर नहीं हो पाया, और यही कारण है कि लोगों को वापस लौटना पड़ा। जो जनहित के मुद्दे हैं, लोक लुभावन मुद्दे हैं, ये तो जमीनी सच्चाई है कि बंगाल में लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। ठीक बात। रोजगार की स्थिति गड़बड़ है। औद्योगिक मोर्चे पर जो है वो बहुत पहले से ही, ममता बनर्जी की सरकार आने से पहले से ही औद्योगिक मोर्चे पर गड़बड़ियां तमाम आती रही हैं, कल कारखाने बंद होते रहे हैं। तो रोजगार का संकट, कमाई का संकट, लोग पर कैपिटा इनकम, आंकड़ा मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में भी बंगाल पिछड़ा ही रहा है। अब जो है वो तमाम लोक लुभावन वादे जिस तरह से किए गए हैं कि सीधे कैश ट्रांसफर करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, छात्र युवाओं के लिए क्या करेंगे, तो ये अब लोक लुभावन वादों के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश है, जिसको अब तक जो है एड्रेस नहीं किया गया है। और ये, हालांकि ये स्वागत योग्य बात है कि अब पार्टियों को लग रहा है कि सारे समीकरण, तमाम तरह के गुणा भाग जो हैं वो हमको सफलता नहीं दिला सकते, हमको लोगों के पास उनके वादों की बात करनी पड़ेगी। तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये काम पहले होना चाहिए था। और दूसरा सवाल ये भी है कि जो वादे हैं वो जमीनी स्तर पर कितने लागू होंगे, उसके लिए रोड मैप पार्टियों ने क्या बना रखा है, या किस तरह से रोड मैप ये तैयार करेंगी अपना। जी। लेकिन दीपक जी, असल में चुनाव में घोषणा पत्र की कितनी भूमिका है किसी भी पार्टी के लिए? क्या इस घोषणा पत्र में किए गए वायदों का कोई अस्तित्व होता है, या फिर वादे हैं वादों का क्या? देखिए, घोषणा पत्र को लेकर के ये जरूर है, बंगाल का जो मतदाता वर्ग है वो पूछता है घोषणा पत्र के वादों को लेकर के कि आपने ये कहा था, आपने ये काम क्यों नहीं किया, और वो चुनावी अभियान में जवाब देना पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊंगा, उत्तरपाड़ा की सीट है जहां से पहले जो कांग्रेस के नेता थे प्रवीर घोषाल, वो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, और वहां से तृणमूल कांग्रेस ने एक हास्य अभिनेता को मैदान में उतारा है। ठीक है, उनके चेहरे पर वो डिपेंड कर रही है, लेकिन वो जो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें वो ये बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने क्या क्या वादे पूरे किए जो पूरे किए गए हैं, क्या क्या वादे किए जो पूरे किए गए हैं, और आगे किस तरह से वो पूरा करेंगे, इस तरह से वो अपने अभियान में बता रहे हैं। तो ये तो है कि वो लेखा जोखा तो रखना पड़ता है, रखने से कुछ फायदा भी होता है लोगों को। जी। लेकिन सर, चुनावी घोषणा पत्र को जारी करते वक्त जिन सिद्धांतों का असल में पालन करना चाहिए, क्या उन सिद्धांतों का पालन होता है, या फिर अपने स्वार्थ के आगे सिद्धांत गौड़ हो जाते हैं? नहीं, उसमें तो देखिए, सिद्धांत की बात है, उसमें कई चीजें हैं जो, जैसे चुनाव घोषणा पत्र की कुछ मुद्दों को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था, जिसको लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत भी पहुंची कि आचार संहिता का उल्लंघन है। तो
अब चुनावी जनसभा में उन मुद्दों को उछालने की शायद कोई जरूरत नहीं थी। वो चुनाव घोषणा पत्र में बात सामने आने देना चाहिए था, ताकि ये आरोप लगाने का मामला नहीं बनता, तो वो ज्यादा बेहतर होता। जी ठीक है, हमारे साथ कौस्तुभ बागची भी हैं। कौस्तुभ, असल में पश्चिम बंगाल की जनता को अपनी योजनाओं के बारे में भी समझाइए कि आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या होने वाला है जो अलग होगा, सबसे अलग होगा, और उस पर ही विश्वास किया जाए। नहीं, हम जो जिसपे जोर हम दे रहे हैं ना पश्चिम बंगाल में, हालांकि ऐसा देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, एक आंकड़ा बताता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की प्रेजेंटली ऑल इंडिया में स्थान है 28th रैंक है पश्चिम। तकरीबन हमारा यूनियन टेरिटरीज और सभी स्टेट्स को मिला के अगर 35 टोटल आता है तो उसमें 28वां स्थान पश्चिम बंगाल का है। आप भारतवर्ष का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। हम बोलते हैं ना, भाजपा वाले सिर्फ बात करते रहते हैं। कांग्रेस जब 2014 तक कांग्रेस रही थी, उस समय हमारे जो HBI का हमारा रैंक था इंटरनेशनली, दैट वाज 118। नाउ वो 131 बन गया, तकरीबन 13 रैंक हम नीचे आ गए। तो यही हम बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, सभी का मतलब जैसे एक लोग अपना जिंदगी गुजारा करता है, सभी को लेके बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके जगह, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमारी रोजगार की बात होता है, कुपोषण की बात होता है, बहुत सारी चीज होती है। पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में सबसे बड़ी जो बात है, जो हम सबसे बड़ी हमारे घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में है, हम रोजगारी की बात कर रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मतलब तकरीबन पश्चिम बंगाल में तकरीबन 60,000 पुराने जो कारखाना ये सब बंद पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में एक जब हुगली रिवर के जो आसपास से लेके, इट वाज अर्लियर कॉल्ड दी शेफील्ड ऑफ इंडिया, शेफील्ड ऑफ ईस्टर्न इंडिया। सो वही पूरा जो कारखाना है सब बंद पड़ा है, जूट इंडस्ट्री पूरा बंद पड़ा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि पुरानी जो बंद कारखानाओं की जो जमीन है उसमें कैसे नई जो इंडस्ट्री है उसकी स्थापना किया जाए और कैसे नई इंडस्ट्री की बात किया जाए। जैसे पश्चिम बंगाल से बहुत आप एक चीज समझिए, ये इंफोसिस वगैरह, TCS वगैरह, ये सब में बाहर काम करने के लिए पश्चिम बंगाल से एक इंजीनियरिंग के जो छात्र छात्राएं हैं पास आउट करके वो मतलब 15,000 20,000 की नौकरी के लिए उनको बेंगलोर जाना पड़ता है, उनको भुवनेश्वर जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में वो इंडस्ट्री सेटअप अगर रहता तो वो घर का खा पी के यहीं पे नौकरी कर पाता। हम इसी पे जोर दे रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो एजुकेशन है, पश्चिम बंगाल की जो एजुकेशन है उसको हम जोर दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मतलब स्कूल कॉलेजेस को लेके आप देखोगे कि पैरा टीचर्स को लेके पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। पैरा टीचर्स कितना है जो सब धरने पे बैठे हुए, ये बीजेपी वाले, तृणमूल वाले, कोई भी सब बीजेपी वाले जाके चढ़ जाते हैं उनके मंच में, बोलते रहते हैं कि हम इनके ऊपर बहुत हमारा दर्द है, दुख है, लेकिन असल में कुछ होता नहीं। त्रिपुरा में यही सब पैरा टीचर्स वाले जब मतलब अपना जुलूस निकालते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। तो असल में ये सब जो जमीनी हकीकत वाली बात है आपको हमारी मैनिफेस्टो में मिलेगा। ठीक है, हम ठीक है। तो आपकी कोशिश है कि बंगाल का टैलेंट माइग्रेट ना हो, वहीं रहकर उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, दीपक रस्तोगी मेरे साथ है। दीपक जी, पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ की आबादी, जिसका 50% 18 से 35 साल की आयु के नौजवान वालों का है। सर, इस बार के लगभग 20 लाख नए वोटर्स जुड़ने जा रहे हैं, आंकड़ा ये बताता है। सर, ऐसे में नौजवानों की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट इस चुनाव में रहने वाली है बंगाल की? बिल्कुल बिल्कुल, नौजवानों की भूमिका ही अहम रहने वाली है इस बार। यही कारण है कि आप मोस्टली राजनीतिक दलों को देखेंगे तो उन्होंने युवाओं को ही ज्यादातर टिकट दिया है, या वैसे लोगों को दिया है टिकट जिनके चेहरे देख करके युवा आकर्षित हो सके, मतलब सीने स्टार्स को। अब और रोजगार और ये जो कल कारखाने खोलने वाले जो मुद्दे उठाए गए हैं, युवाओं को ध्यान में रख के ही उठाए गए हैं, क्योंकि मोस्टली जो पढ़ता है या जिसको नौकरी की तलाश करनी होती है वो तो बंगाल से बाहर का रुख कर रहा है। अधिकांश लोग ऐसे कर रहे हैं, बंगाल में नौकरी कम मिल रही है, तो वो आकर्षक एक एजेंडा बन रहा है राजनीतिक दलों के लिए कि साहब हम रोजगार देंगे, हम कारखाने खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन यहाँ एक फैक्ट है, इस चीज को राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। जो कारखाने बंद हुए हैं वो उन कारखानों के जमीन की स्थिति क्या है, उन कारखानों का लीगल स्टेटस क्या है, क्योंकि
मोस्टली कारखाने जो बंद हुए हैं उनके पीएफ ग्रेच्युटी के फंड जो है वो नहीं रिलीज किए गए हैं, जिसकी वजह से वो सारी जमीनें अदालतों में पड़ी हुई हैं, अदालत लिक्विडेशन में चली गई हैं, अदालत के सुपुर्द हैं। उन जमीनों पर जब तक कोई निदान नहीं होता तब तक कोई कारखाना नहीं खोल सकते। ठीक तो है। अगर ये वादा कोई कर रहा है कि 8,000 फैक्ट्रियों की जमीन पर हम नई इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा सुपरफिशियल किस्म की बात हो सकती है। जी ठीक है। संजय सरकार टीएमसी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, ममता बनर्जी ने 146 पन्नों के घोषणा पत्र में 10 साल की उपलब्धियां गिनाई और कई वायदे भी किए, लेकिन सर ये भी तो बताइए कि जब नए वायदे किए गए हैं ये पूरा कैसे होंगे, इसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा? देखिए, एक चीज बताता हूँ, 1977 में जब कम्युनिस्ट लोग बंगाल में आए थे 2011 तक, तो 56,000 इंडस्ट्रीज बंद हो चुके, छोटा बड़ा मिला के। बंगाल का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एक जमाना में गिना जाता है जूट इंडस्ट्री, जहाँ पर एक यूनिट पे 30,000 के ऊपर में आदमी काम करते हैं। मतलब क्या है, मैं आपको मतलब जो टेररिस्ट मिलिटेंट्स के चलते, टेररिस्ट मिलिटेंट यूनियन के चलते बंगाल में ये जूट इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। बहुत ज्यादा यूनियनबाजी, मेरे भाई जो कांग्रेस पे बैठे हैं उसको तो लड़ने का क्षमता नहीं था, कैसे लड़ेंगे? कभी ज्योति बोसी को साथ में सौदा, कभी बुद्धो भाचार्य से साथ में सौदा, तुम सौदा बिना कुछ कर नहीं पाया बंगाल में, सौदा करके आए हैं इस लोग में। और जब दीदी आई है 80% जूट मिल चालू हो गया है, फिर 2-3 जूट मिल में बंगाल में उत्तर 24 का में दिक्कत चल रहा है, ये अर्जुन सिंह के चलते। भाटपाड़ा जूट मिल, भाटपाड़ा में जो गोविंद शारदा जी थे वो सही से वहाँ यूनियन में नहीं जा पाते, इसके लिए उस चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे उस समय लेटर लिखे थे। और पवन सिकरिया जो नोएडा जूट मिल के जो मालिक है उसने मतलब जो सेलिब्रेट करके मर गया था। कौस्तुभ रुक जाइए, कौस्तुभ रुक जाइए, कौस्तुभ एक एक करके बात करिए। खा चुके हैं, सबके लिए एक ही नियम है सर। पूंजी आसमान खा चुके हैं, जमीन में कोयला खा चुके हैं, दोनों फिर कॉमन शेयर खाती है। इसलिए हर जगह हर स्टेट में जब आपको जाने पड़ता है, कभी लालू जी को उंगली पकड़ के, कभी नहीं तो स्टालिन को उंगली पकड़ के, कहीं नहीं तो मुलायम जी को उंगली पकड़ के। अभी आपको उंगली पकड़ने का समय है, बच्चे हैं, बच्चे जैसे रह गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा आदत फ्रॉड पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। अब पप्पू जो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी रहता है। तो आप बात कर लीजिए, आप बात करने से पहले देखिए हिंदुस्तान में कौस्तुभ बागची, कौस्तुभ हम शोर नहीं मचाते, कौस्तुभ आराम से बात करते, शोर नहीं मचाते। आपको चुनाव लगता है ऑपोजिशन जीतने में, वो भी जीत नहीं पाता। टीवी के सामने बैठे हुए पैसा लेते हुए देखा तो आपके लीडरों को बोला मैं खुद चले गए बीजेपी में बाकी रहेंगे। ठीक है, कौस्तुभ दूर के बात है, ठीक है ना? छोड़ो चक्कर को डिबेट कर रहे हैं आप। पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए जनता से, मैं छोड़ो चक्कर से पार्टी से आता हूँ, मुझे माफी दे दो। मैं जिस पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ एक छोड़ो चक्कर की पार्टी है और मुझे माफी दे दो। मैं छोड़ो चक्कर को डिफेंड कर रहा हूँ। कौस्तुभ इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी, डिबेट इस तरह से नहीं हो पाएगी। कौस्तुभ जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। संजय सरकार, संजय जी, संजय जी, संजय जी, राहुल गांधी को खिला, संजय जी हो गई सर। संजय जी कांग्रेस को कोस लिया। संजय जी, संजय जी सर एक साथ नहीं। संजय जी ठीक है, ठीक है। संजय जी आप रोड मैप बताइए, आप रोड मैप बताइए। अब जो वादे किए उनको लेकर वो मैकेनिज्म बताइए, जो वादे पूरे होंगे वो भी बताइए ना लोगों को। कैसे आप विधवा पेंशन देंगे, कैसे आप मकान बनाएंगे, कैसे रोजगार भत्ता देंगे। मैंने जो ये पत्र जो हमने घोषणा किया है, मैं आपको एक एक करके बताते हैं सब कुछ, ठीक है ना? बंगाल में देखिए, देश में आपको 5 में मतलब 5th पोजीशन में जीडीपी आता है, ठीक है? उसमें हमने मतलब जो एक आदमी को पीछे 2.5 लाख रुपया आय के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। 35 लाख आदमी जो मतलब गरीबी के नीचे रहता है उसको रोजगार देने के लिए 20% से अभी कम के 5% हो गया। 20% पहले था, तो 5% ना को 5% के देंगे। और साल में 5 लाख रुपया, 5 लाख आदमी को हम लोग पे नौकरी का ऑर्डर। संजय जी घोषणाएं मत गिनाइए, संजय जी घोषणाएं मत गिनाइए, घोषणाएं तो हमें भी पता है। आप ये बताइए जो चीजें आप कर रहे हैं पूरा कैसे करेंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को 55,000 करोड़ रुपया नहीं दे रहा है। मैं हर साल 42,000 करोड़ रुपया में टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो 28,000 करोड़ रुपया
सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट के तहत पे लेके जाता है। जब हम यहाँ पर सरकार बनाए थे तब हमारे कर्जा को बमपंथी को जो पाप का जो बोझा था, कांग्रेस के जो पाप का जो बोझा था, वो लेके मैं 2,13,000 करोड़ रुपया लेके हम यहाँ पर बैठे थे। हम अगर 42,000 रुपया यहाँ से अगर इनकम करते हैं तो 28,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स कट के ले गए। 14,000 रुपया मेरे को विकास करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें विकास करने पड़ते हैं। आप बताइए, किसान बंगाल में एक भी सुसाइड के आप किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं, किसान क्रेडिट 5 लाख दिया, कृषक बंधु दिया है, उससे बीमा 5 लाख तक, फिर किसान मंडी दिया। आप गुनाइए किसान आत्महत्या किया है मेरे बंगाल में। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के हिसाब से संजय सरकार, संजय जी जो बातें आपने की है वो बीजेपी भी कर रही है। 10,000 रुपए किसानों को देने की आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने कहा है। आपने विधवा पेंशन 1,000 देने की बात की है, बीजेपी 3,000 दे रही है। तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ, फर्क क्या है? फर्क क्या है दोनों में? आया है उसको हमने 10,000 टीचर को क्लिक कर दिया गया, 882 जो स्कूल है उसको प्राइवेट कर दिया गया है। और यहाँ पे यूपी में 5 दिन पहले 25,000 होमगार्ड को लात मार के भगा दिया गया है। आपको मालूम है, गुजरात के आपको बारी बोले 15 आदमी को वैकेंसी के लिए 18 लाख आदमी अप्लाई करते हैं। अभी भी बहुत सारे आदमी टेंट में जिंदगी गुजारते हैं। सब यूपी मॉडल, गुजरात मॉडल, त्रिपुरा मॉडल, असम मॉडल बताए आपके। असम के जो दीपक पाल जो सिलचर का एमएलए है, उसने बोला असम में सबसे बड़ा क्या होता है, मतलब 2 आदमी का नाम उसको जिक्र किया है। दोनों आदमी को नाम आपको गिना देता है, बता देता। असम मॉडल असम में सरकार में चुनाव बंगाल में, चुनाव बंगाल में, बंगाल के चुनाव की बात करेंगे, आप बंगाल में फाइट करेंगे। बंगाल का सोनार बंगला कैसे बनाएंगे? आप बंगाल में फाइट करेंगे ना सर, बंगाल की बात करिए। ठीक है, हो गई आपकी बात। ठीक है, कौस्तुभ बोलिए क्या कह रहे थे आप? ठीक है, ठीक है संजय जी, हो गई संजय जी, बात पूरी हो गई आपकी। ठीक है, कौस्तुभ को मौका देते, कौस्तुभ को बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक सर, ठीक है। होजाई में गाड़ी भर के आम और ये मतलब सुपारी का गाड़ी में आम पेनियन और ड्राफ्ट आते हैं, और इसके लिए बोले तो इसको साथ में। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई संजय जी, बात पूरी हो गई। ठीक है सर, इतना समय नहीं दे पाऊंगा एक गेस्ट को ना। ठीक है, कौस्तुभ बोलिए क्या कह रहे थे आप बोलिए, आपकी बारी है। मैं जो कह रहा हूँ ना, ये आसाम की बात कर रहे हैं। आसाम का जो बिल्कुल एडजेसेंट जो स्टेट है उसका नाम है त्रिपुरा। वो त्रिपुरा में तृणमूल का कुछ एमएलए था, वो पूरा त्रिपुरा का जो तृणमूल कांग्रेस था वो पूरा जाके बीजेपी में शामिल हो गया। मतलब पश्चिम बंगाल में वही रास्ते पे चल रहा है। और ये हमारे संजय जी जो बैठे हुए हैं शायद वो भी उसी रास्ते पे सवार है। फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, टिकट नहीं मिला उनको शायद, इसीलिए बहुत सारे पश्चिम बंगाल में कभी बदलना नहीं चाहिए बेटा। हम देखेंगे, धर्म भी नहीं देखेंगे, स्कूल भी अपना खत्म नहीं करेंगे। तो जिस परिवार से हम हैं तुमको बोलेंगे तो तुम सोच नहीं सकता हो। मेरे दादाजी नलिनी रंजन सरकार, अच्छा ठीक है बंगाल का 20 मंत्री साहब देख लो। संजय जी, सबके बारे में आप, संजय जी फिर आप नाराज हो जाएंगे। संजय जी, मैं आपको रोकूंगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे। फिर संजय जी रोकूंगा फिर आप गुस्सा हो जाएंगे। संजय जी, मुझे आपको टोकना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लगातार बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा, फिर आप गुस्सा हो जाएंगे सर। कौस्तुभ बोलिए। पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है अभी हाल फिलहाल में। अभी तृणमूल के जैसे सब प्रवक्ता सब टीवी चैनल में जा रहे हैं ना, यहाँ पे तृणमूल के बैग लगा के घूम रहे हैं। फाउंडेशन है मेरे दादाजी डॉक्टर नलिनी रंजन सरकार, उसको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कौस्तुभ बोलिए। कौस्तुभ ऑडिबल है हम आपके लिए, बोलिए। चलिए, कौस्तुभ तक शायद आवाज नहीं जा पा रही, उनकी आवाज हम तक भी नहीं आ पा रही है। कौस्तुभ से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दीपक रस्तोगी मेरे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दीपक जी, असल में जिस तरह का मैकेनिज्म दोनों ही मैनिफेस्टो में समझाने की कोशिश की गई, चाहे वो बीजेपी का हो वो चाहे टीएमसी का हो, क्या ये भी बताना जरूरी है इन घोषणाओं के साथ असल में इसका इंतजाम कहां से होगा? बिना इंतजाम की घोषणाएं कितनी सर असर देती हैं, कितनी सार्थक हो सकती हैं? देखिए, इन घोषणाओं से आगे एक बात तो तय है जो होना है कि ममता बनर्जी अब जो है बार बार दिल्ली को कहेंगी, केंद्र सरकार को कहेंगी कि राज्य सरकार का इतना बकाया है, इस मद में बकाया है, वो आप जल्द से जल्द रिलीज करो। और ये मामला, ये चीजें जो हैं वो जीएसटी बकाये को लेकर के जो बार बार बात उठती है वहीं तक सीमित नहीं रहना है। और वो कई सारे मद में जो वो एक फिगर देती हैं कि पिछले यूपीए सरकार के जमाने से जो है केंद्र का बकाया है
वो फिगर वो बार बार रिलीज करेंगी और केंद्र को पत्र लिखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप ये फंड रिलीज करो, हम ये जनहित के मुद्दे लागू करने हैं। कारण ये है कि अगर वो देखें आर्थिक स्थिति तो ओवरड्राफ्ट की स्थिति है वहां पर बंगाल में, कई राज्यों में है, बंगाल में भी है। तो इसलिए और वो आमदनी का जनरेशन जो है वो बंगाल में उतना ठीक ठाक नहीं है, वो केंद्र के फंड पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो ये बात उठेगी, बार बार उठेगी। और भाजपा जो बार बार डबल इंजन की सरकार की बात ला रही है, वो यही कहना चाहती है कि हम केंद्र में हैं तो हमें फंड जारी करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब फंड केंद्र से जारी होगा तो केंद्र को भी तो कहीं से पैसा आना चाहिए। तो ये तो भाजपा को भी समझना चाहिए कि वो किस हेड में और कैसे फंड लेके जाएगी वहां पर। जी ठीक है, मेरे साथ तो बीजेपी से जॉन डाला जुड़ रहे हैं। जॉन साहब, स्वागत है आपका। सर, आप किस तरीके से देखते हैं अपने मैनिफेस्टो को? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो टीएमसी से आपको अलग करता है? क्योंकि कुछ बातें तो सेम टू सेम दिखाई देती हैं सर। देखिए, इससे पहले 2014 में भी और 2019 का भी बात है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो जब निकालता है तो उसको पूरा करता है। जी, आप देखिए 370 बोलिए, है ना, तो राम मंदिर बोलिए, पेट नहीं भरता है। हेलो हाँ, हेलो संजय जी, पेट नहीं भरता संजय जी, संजय अरे जी, अरे ये सारा योजना जो बनाया गया है, एक एक करके। आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि योजना, ऐसा ऐसा योजना सब बनाया है। ये योजना को पश्चिम बंगाल में लागू क्यों नहीं करता है? या आने वाला दिन हम लोग सरकार कर रहा 2021 में सरकार बनाएंगे और ये इसको हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो ये करते हैं तो 5 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड किसान को दिए हैं, किसान बंधु भी दिया है 10,000 रुपया। अरे कहाँ किसान को कहाँ मिला है? अरे मेरे किसान को क्रेडिट कार्ड तो 5 लाख रुपया का दिया है, अब 6,000 रुपया संजय जी फिर वही शोर मचा आता है। संजय जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। संजय जी प्लीज, संजय जी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे सर, एक गेस्ट बोलता है तो आप ना बोलें सर, आप हर गेस्ट के बीच में बोलते हैं, फिर आप गुस्सा भी हो जाते हैं, आपको टोकता हूं तो प्लीज सर ऐसा ना करें। जॉन साहब को बोलने तो फिर मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। जॉन साहब प्लीज कंटिन्यू करिए अपनी बात। हमारे सरकार जो भी घोषणा करती है मैनिफेस्टो तो उसको इम्प्लीमेंट करती है। आज बताइए पश्चिम बंगाल में 2011 में आने के बाद में सरकार केवल घोषणा करती है, इम्प्लीमेंट कहाँ करती है? अरे यार इसमें क्या क्या करती है? अगर केंद्र सरकार योजना बनाती है तो दिलीप गोस्वामी का परिवार लाइन में खड़ा होकर लेने के लिए किया था। ये तो बोले अरे आप लोग इस बार इलेक्शन ये अभी स्वास्थ्य साथी दुआरे क्यों जरूरत पड़ा? आप लोग 10 साल क्या देख रहे थे? लाइन लगा लेते हैं आप लोग 10 साल क्या देख रहे थे? करना जरूरी था। जनता को तो हिम्मत नहीं है। अरे जॉन बल्ला का, अरे भाई जॉन बल्ला जो करना चाहता है आप लोग हर जगह बाधा देता है, पुलिस से रोकना चाहता है आपको। अरे सुनिए, आज का सेवा करने जाता है तो आप लोग रोकते हैं। सबसे बड़ा कलंकित दिन है, उसको मानते हैं। आज के दिन में 1739 साल में ज्यादा दिन नहीं है, भारत को आक्रमण किया था। ज्यादा दिन नहीं है। संजय जी मतलब ये पूरी डिबेट आप ही को शांत करने में मदद कर रही है सर। जनता के घर घर पे हम लोग हर एक व्यवस्था हम लोग वहीं करेंगे। संजय जी का फेडर डाउन कर दीजिए प्लीज। पीसीआर संजय जी का फेडर डाउन कर दीजिए। 10 साल आपको सिर्फ जॉन साहब के ऑडियो रखिए, सिर्फ जॉन साहब के ऑडियो रखिए। ठीक है जॉन साहब, ठीक है जॉन दादा, मुझे ये भी बताइए, आप टीएमसी ने बात करी मां कैंटीन की, आपने बात करी अन्नपूर्णा कैंटीन की, टीएमसी ने बात की ओबीसी आरक्षण की, आपने भी ओबीसी आरक्षण की बात की, इन्होंने घर के लिए 25 लाख रुपए देने की बात की, आपने 11 लाख करोड़ का सोनार बांग्ला फंड की बात की। सर कुछ तो अलग करिए, ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टो सिर्फ टीएमसी को जवाब देने के लिए तैयार किया आपने। ना हम लोग जो करें, जो मैन्युफैक्चर बनता है उसको हम लोग आने वाला दिन
2014 में भी किया, 2019 में भी किया, और आने वाला भी 2021 में हम लोग सरकार बनाएंगे पश्चिम बंगाल में, और उसको घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। सारा योजना हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। झूठा आश्वासन देके क्या जरूरत पड़ा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत पड़ा कि इसी समय स्वास्थ्य साथी दुआरे दुआर, क्या जरूरत? 10 महीना तो अगर आप काम कर किया होता तो आप दुआरे दुआरे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। लोग तो ऐसे वोट देते हैं, दुआरे दुआरे में जाने को जरूरत नहीं पड़ा। आज देखिए 2019 में जब हम लोग 18 है ना, 18 आए, ऐसे क्या ऐसे आया क्या? जॉन दादा चुनावी वादों में, जॉन दादा फिर भी जनता ने हमें प्यार किया। जॉन दादा, बीजेपी ने अपने चुनावी वादों में परिवर्तन वाली पॉलिटिक्स का जिक्र किया है। ये परिवर्तन कैसे आएगा, ये भी तो समझाना पड़ेगा ना लोगों को। इन वादों से ही परिवर्तन कैसे आएगा, पॉलिटिक्स बदलेगी कैसे? ये तो 1.5 महीना में पता चल जाएगा परिवर्तन कैसे आने वाला है। परिवर्तन 2019 में ही आ गया। ये तो एक होता है ना लक्षण, सरकार में आने का लक्षण होता है ना। कोई भी एक तो बीमारी आने का पहले कोई लक्षण है ना, वो आ गया है। हम लोग का 2019 में ही आ गया है कि, और 2021 में भी दिख रहा है। लोगों का भीड़, आज भी हमने नॉमिनेशन फाइल करने गया, लोगों हजारों लोग, टीएमसी का लोग नहीं है, उतर नहीं रहा है, उनके लोग नहीं है, क्योंकि उनके पास जिस प्रकार से शोषण किया है ना, काटमनी किया है, इससे लोग परेशान है। जॉन दादा, बाकी पार्टी के लोगों को तो संभाल लेंगे, लेकिन टिकट को लेके तो आप ही क्या घमासान मचा हुआ है, अपने लोगों को भी तो समझाना पड़ेगा। अब मिट गया, वो तो कहीं पर 1-2 जगह हो जाता है, ऐसे कुछ बात नहीं है। वो आने वाला दिन, हमारा इतना बड़ा संगठन है, बड़ा संगठन में ऐसा कुछ होता है। लेकिन आज हम लोग, आज देखिए, आज का दिन में देखिए, आप 2-1 दिन में देखिए ना, सारा शांत हो गया। जिस प्रकार से हम गृह मंत्री ने जो मैनिफेस्टो जो घोषणा किया है, वो घोषणा से तो हमारा जनता बहुत खुश है। कैंडिडेट जो भी हो, हम बीजेपी को जिताएंगे, मोदी को लाएंगे, लहर दौड़ चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, बहुत शुक्रिया जॉन दादा आपका, और शुक्रिया बागची साहब आपका, और दीपक जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ये था असल में मैनिफेस्टो के वादों का घमासान। वो क्या वोटों में तब्दील होगा, कौन से लोगों को कौन कितना करेक्ट कर पाएगा, ये तो परिणाम बताएंगे। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही आपने देखा, बहुत शुक्रिया आपका।